ओके। सो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। देखो होता क्या है, आपको पता होगा बैंकिंग सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। ओके। अच्छा, बैंक का मेन काम क्या होता है? लोगों से डिपॉजिट्स लेना और ज़रूरतमंद को लोन देना। नाउ आरबीआई ने कहा है कि भाई कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको टारगेट लैंडिंग करनी पड़ेगी, से फॉर एग्जांपल कम से कम 30% का। ओके। एग्जांपल जैसे मान लो आरबीआई ने कहा कि फार्मर एक सेक्टर है जिसमें आपको टोटल जो भी आप लोन दे रहे हो उसका 30% आपको फार्मर्स को देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप 1 लाख करोड़ का लोन दोगे इस बार, उसमें से 30,000 करोड़ का लोन कम से कम आपको फार्मर्स को देना पड़ेगा। यह टारगेट सेट कर दिया जाता है बैंक्स के लिए। ओके। अब जैसे मान लेते हैं बैंक वन और बैंक टू, दो बैंक्स हैं अपने पास। बैंक वन का जो टारगेट था 30% का, वो मीट आउट उसने कर दिया और वो उस टारगेट को सरपास भी कर गया। 30% का टारगेट था, उसने 45% का एक्वायर कर लिया। कितना एक्सेस एक्वायर कर लिया? 15%। वहीं दूसरी तरफ जो अपना बैंक टू है, इसने ये शॉर्टफॉल कर गया, मतलब इसको 30% अटेन करना था अपना टारगेट, बट ये 20% तक ही पहुंच पाया, यानी कि ये शॉर्ट रह गया 10% से। अब क्या होगा? जिसने एक्सेस कर दिया, कितना एक्सेस कर दिया? 15%। इसको आरबीआई एक सर्टिफिकेट देते थे जिसको हम कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। अब ये क्या करेगा? जिसके पास शॉर्टफॉल हो रखा है 10% का, ये सर्टिफिकेट जो है ये वाला बैंक खरीद लेगा। बैंक वन के पास जो सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, बैंक टू बैंक वन को बोलेगा देख भाई मेरा शॉर्टफॉल हो रखा है, तो मुझे सर्टिफिकेट दे दे। आरबीआई कहता है ठीक है, अलाउड है, आप सर्टिफिकेट ले लो। और जितने का आप सर्टिफिकेट लोगे, आपने मान लो 10% का सर्टिफिकेट ले लिया, तो आपको फिर ये 10% यहाँ पर बैलेंस मान लिया जाएगा और आपका 30% का टारगेट अचीव्ड मान लिया जाएगा। ठीक हो गई बात? अब बैंक वन हो सकता है, बैंक वन और टू आपस में एक दूसरे को जानते हो सकता है नहीं जानते हो। तो बैंक वन क्या करेगा? बैंक वन इस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट को ई कुबेर में लिस्ट करवा देगा, और फिर जो ये बैंक टू है या इस जैसे और जो बैंक है जिनको रिक्वायरमेंट है इस सर्टिफिकेट की, वो इस ई कुबेर से खरीद लेंगे। समझ गए बात को? तो ये एक तरीके से सिक्योरिटीज की तरह ही काम कर रहा है। क्या ये सिक्योरिटीज मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि आपको पता होगा कि जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर एच है, उसके अंदर लिखा हुआ है साफ तौर पर कि क्या सिक्योरिटीज हैं और क्या नहीं है। तो जब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट का वहां पर नाम है ही नहीं। दूसरी बात, उन सिक्योरिटीज को रेगुलेट करता है सेबी, जबकि इसको रेगुलेट करता है आरबीआई। तो कोई लिंक नहीं है, इसलिए ये सिक्योरिटीज नहीं है। जब सिक्योरिटीज नहीं है तो क्या इनको गुड्स माना जाए? यस, क्योंकि गुड्स के अंदर मनी और सिक्योरिटीज नहीं आती। तो जब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट सिक्योरिटीज नहीं है तो उनको गुड्स माना जाएगा, और जब गुड्स माना जाएगा तो इसकी सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगेगा। तो अगर बैंक वन बैंक टू को जब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट को बेचेगा, सेल करेगा, तो ये सप्लाई माना जाएगा बैंक वन के लिए, और बैंक वन को इसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो एक सर्कुलर इशू हुआ था, सर्कुलर नंबर 34/8/2018 जीएसटी। इसको पढ़ते कैसे हैं? पहले सबसे पहले सर्कुलर क्या होता है? सेक्शन नंबर 168 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है कि जो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी, तो सर्कुलर इशू किया जा सकता है। अब इस सर्कुलर को कैसे पढ़ते हैं? जैसे लास्ट में है 34/8/2018 जीएसटी, यानी कि जीएसटी के रिगार्डिंग सर्कुलर है, 2018 में आया। 2018 में जितने सर्कुलर्स आए होंगे वो उसमें से 8th नंबर का सर्कुलर ये है, और 2017 से आज तक जितने सर्कुलर आ चुके हैं ये 34th नंबर का सर्कुलर है। ठीक है? अगर ये कस्टम के रिगार्डिंग होता तो यहाँ पर जीएसटी ना आता, यहाँ पर सीयूएस कस्टम आ जाता। तो ये जो सर्कुलर नंबर है, ये सर्कुलर नंबर क्या कहता है? ये सर्कुलर नंबर का मैं क्रक्स बता देता हूँ। कहता है जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट है ये सिक्योरिटीज नहीं है। यही क्रक्स है, यही क्रक्स है। ठीक है?
अब जो मैं लास्ट टाइम डेफिनेशन आपको बता रहा था गुड्स की, तो गुड्स की डेफिनेशन हम लोगों ने अधूरी छोड़ दी थी। क्या बोला था? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। लेकिन आगे कंटिन्यू अगर हम करें डेफिनेशन को, बट इंक्लूड्स, गुड्स में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं क्या? एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल इसको बढ़ते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटेस्ट टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर अग्री टू बी सर्व्ड, सर्व्ड नहीं है, सीवर्ड है, बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। देखो दूसरे वाले पॉइंट को समझो। पहले उन्होंने कहा कि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले जो डेफिनेशन मैं बता चुका हूं, ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं। कहते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब फसलें, ग्रोइंग क्रॉप्स यानी कि जो फसलें उगी हुई हैं, ग्रास यानी कि घास, एंड थिंग्स अटेस्ट टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लैंड, जैसे ट्री की बात कर लो, कोई पेड़ है, विच आर अग्री टू बी सीवियर्ड, सीवियर्ड यानी कि कट ऑफ, सीवियर्ड का मतलब क्या होता है? कट ऑफ, ठीक है, बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। से फॉर एग्जाम्पल ये एक लैंड है, लैंड के ऊपर ये एक ट्री है। अच्छा, जब ये ट्री उग रहा था, मतलब ट्री जब ये बड़ा हो रहा था, अगर मैं इस ट्री को काट करके लकड़ी बेचूं तो क्या लकड़ी गुड्स है? यस, क्योंकि लकड़ी मूवेबल प्रॉपर्टी है और मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स होती हैं। लेकिन अगर मैं पेड़ की बात करूं, क्या पेड़ गुड्स है? आप बोलोगे भाई पेड़ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये गुड्स नहीं है। लेकिन ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है? मान लो मिस्टर ए मेरे पास आता है, मैं इस पेड़ का मालिक हूं, और मिस्टर ए कहता है कि जब ये वाला पेड़ और बड़ा हो जाएगा, जिसकी लकड़ी मैं यूज़ कर पाऊँ फर्नीचर के लिए, ये पेड़ मुझे बेच देना। और ये रहा, मेरा नाम है बी, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। ये एग्रीमेंट किस चीज़ का हो गया? एग्रीमेंट ये हो गया कि ये जो पेड़ है इसको बेच देना मुझे बाद में। देखो, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटेस्ट, ओके, थिंग्स अटेस्ट टू फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लैंड। अब सुनना ध्यान से, विच आर अग्रीड, जिसके लिए एग्रीमेंट हो चुका है, टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई। सप्लाई तो अभी बाद में होगी, उससे पहले हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। तो अब इसको हम स्टैंडिंग ट्री नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग टिम्बर। अभी मैंने क्या बोला था? जो टिम्बर है, जो टिम्बर है, टिम्बर क्या गुड्स है? यस, टिम्बर तो गुड्स है। क्या ये पेड़ विच इज एग्री टू बी सीवेड बिफोर द सप्लाई और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, तो अब मैं इसको स्टैंडिंग ट्री नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर। और ये जो है ये गुड्स मान लिया जाएगा, क्योंकि गुड्स मान लिया जाएगा तो इसके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी आ जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। थैंक यू सो मच।